अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी नईम अवान। क्या हाल है आप सबका? हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं आज एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ एक बुक से जो इस वक्त मेरे पास पड़ी है ऑन माई स्टडी टेबल इन माई स्टडी रूम। और ये इन्फॉर्मेशन है बेसिकली इसराइल के बारे में। इसराइल के बारे में आप सबको पता है कि पाकिस्तान का दुश्मन है और पाकिस्तान ने अभी तक ऑफिशियली इसराइल को कबूल नहीं किया। और जिनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है उनको भी अच्छी तरह इस बात का पता है कि उसके ऊपर ख़ास तौर पर ये मेंशन्ड होता है कि इस पासपोर्ट को इसराइल के अलावा दुनिया के किसी भी मुल्क में सफ़र के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर दुश्मन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए। तो बेसिकली ये बुक है और इस बुक का नाम है हु इज़ हु इन द जूइश हिस्ट्री। हु इज़ हु इन द जूइश हिस्ट्री यानी कि यहूदी तारीख़ में कौन कौन है। मैं इसमें जिस पर्सनालिटी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ बेसिकली वो है, उसका नाम है डॉक्टर थियोडर हर्ट्ज़ल। थियोडर हर्ट्ज़ल बेसिकली इसराइल का बानी था। जिस तरह पाकिस्तान के बानी कायद आज़म है तो हमारे दिल में कायद आज़म की एक इज़्ज़त है, एक मकाम है। तो आप ख़ुद इससे सोच लें कि इसराइलियों के दिल में थियोडर हर्ट्ज़ल का क्या मकाम होगा, क्योंकि इस बंदे ने 2000 साल के बाद यहूदियों के लिए उनकी गुमशुदा यहूदी रियासत दरियाफ्त की। लेकिन बेसिकली हुआ क्या? सबसे पहली बात, इस बुक में क्या इन्फॉर्मेशन है जो हमारा टॉपिक है। डॉक्टर थियोडर हर्ट्ज़ल 1860 to 1904 यानी कि 1860 से 1904 तक आप देख लें कितनी उम्र बनती है, ओनली 44 ईयर्स। तो ये बंदा 44 ईयर्स तक दुनिया में रहा मगर वो काम कर गया कि उम्मत मुस्लिमा उसको आज तक भुगत रही है। फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ज़ायनिस्ट मूवमेंट, ये दूसरी बात है कि जो तहरीक इसराइल को कायम करने के लिए या यहूदियों की गुमशुदा यहूदी रियासत को फिर से डिस्कवर करने के लिए जो तहरीक चलाई गई दुनिया में, उसको कहा जाता है सहयूनी तहरीक। अंग्रेज़ी में कहते हैं ज़ायनिस्ट मूवमेंट। ज़ायनिस्ट का मतलब क्या है? ज़ायोन एक पहाड़ी चोटी का नाम है जिसमें जूश रिकॉर्ड के मुताबिक सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त था जिसके ऊपर बैठकर वो हुकूमत करते थे। और आपको पता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम एंड सुलेमान अलैहिस्सलाम बोथ ये यहूदी तारीख़ का जूश हिस्ट्री का गोल्डन एज शुमार किया जाता है, जब वो दुनिया में सुपर पावर के तौर पर रूल कर रहे थे। और वो गवर्नमेंट थी, हुकूमत थी दाऊद अलैहिस्सलाम की और सुलेमान अलैहिस्सलाम की और उस दौर के यहूदियों की। तो जी आगे लिखा है कि ज़ायोन बेसिकली उस पहाड़ी चोटी का नाम है। तो ज़ायनिस्ट मीन्स बेसिकली कि हमने उस पहाड़ी चोटी और उस सरज़मीन को फिर से फ़तह करना है जहाँ पर दाऊद और सुलेमान का तख्त हुआ करता था। तो वो सरज़मीन बेसिकली मौजूदा इसराइल में है और इसी पर झगड़ा भी चल रहा है। अच्छा जी आगे लिखा है इन पेरिस रोम। अच्छा ये बिल्कुल इब्तदाई दौर की बातें हैं इस बुक में, हु इज़ हु इन द जूइश हिस्ट्री, पेज नंबर 162। इसमें इब्तदाई दौर की बातें हैं, अभी इसराइल कायम भी नहीं हुआ। अभी उस सरज़मीन पर जहाँ पर आज इसराइल कायम है, आज हम 2022 में ये बात कर रहे हैं, तो तब इसी सरज़मीन पर किसकी हुकूमत थी? खिलाफत उस्मानिया की, ऑटोमन एम्पायर, जो 1922 में ख़त्म हो गई थी। मगर ये उससे भी पहले की बात है। अब आगे लिखा जी इन पेरिस रोम अ मैन राइट्स फेवरिशली एट हिज डेस्क, द ईयर इज़ 1895। यानी एक और बात हमारे सामने आई कि ये बेसिक आइडिया जो इस बंदे के दिमाग में आया और इसके बारे में ये सोच रहा था, इसके बारे में ये लिख रहा था, इजहार ख्याल कर रहा था अपने डेस्क पर बैठकर एक पैम्फलेट की सूरत में, और ये साल है 1895। यानी बेसिकली इसके बारे में सबसे पहला जो रिटन डॉक्यूमेंट मिलता है वो मिलता है हमें 1895 में। इससे पता चल जाता है कि 2022 से पीछे जाएँ कितना अरसा पुरानी बात है। The title of the pamphlet he is drafting is The Jewish State in the German Original Der Judenstaat। Der Judenstaat यानी the Jewish State, यहूदी रियासत। बेसिकली ये जर्मन लैंग्वेज में लिख रहा था। द सब टाइटल रीड्स, अच्छा टाइटल होता है बुक का नाम और सब टाइटल होता है जो उसके नीचे हो। उसमें लिखा है एन अटेम्प्ट एट अ मॉडर्न सोल्यूशन ऑफ द जूइश क्वेश्चन, कि ये एक अटेम्प्ट है, एक कोशिश है जूइश क्वेश्चन के हल के लिए एक जदीद
जदीद हल के लिए एक ये कोशिश है। मतलब जूश क्वेश्चन से क्या मुराद है? जूश क्वेश्चन जब ये कहते हैं ना, तो इससे मतलब ये होता है कि यहूदी जो 2000 साल से, अगेन 2000 साल से पूरी दुनिया में विदाउट एनी प्रॉपर स्टेट और अ कंट्री दुनिया में रह रहे हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों में तितर बितर होकर, तो ये कब तक चलेगा? जूइश क्वेश्चन से मुराद ये होता है कि क्या इन यहूदियों का कोई मुस्तकबिल है या नहीं है, क्या इन्होंने अपने आप को फिर से इस्टेब्लिश करना है या नहीं करना, ये है मुराद जूइश क्वेश्चन से। और बाय द वे मैं अब यहाँ पर आकर एक और बात आपको बता दूँ कि ये 2000 साल में क्यों कह रहा हूँ। इसके लिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, मगर इस वक्त मैं इस बुक और जो इस बुक पे मेरे सामने लिखा हुआ है, मैं इससे बाहर नहीं जाना चाहता ताकि बात लंबी ना हो जाए, मगर सिर्फ उसको इतना टच करूँगा कि देखें जूश हिस्ट्री में 2 अदवार ऐसे हैं जिनका जिक्र ख़ास तौर पे हमारे कुरान के अंदर भी है, इसलिए पता होना चाहिए। डिटेल में नहीं जा रहा लेकिन टच कर रहा हूँ। कुरान ने भी टच किया। सूरह बनी इसराइल, सूरह बनी इसराइल का आप स्टार्ट पढ़ें, पहला रुकू, दूसरा रुकू, तीसरा रुकू, इसमें आपको मिलता है कि यहूदी जूश हिस्ट्री के 2 अदवार ऐसे हैं जब इन पर ज़बरदस्त अल्लाह का गज़ब आया था। और वो क्या था? अल्लाह ने ख़ुद फरमाया कि ये मैं था जो तुम्हारे साथ ये कर रहा था, इसलिए हम कहते हैं कि अल्लाह का गज़ब था। सबसे पहले ये सेम उसी सरज़मीन पर आबाद थे जिस सरज़मीन पर आज मिडल ईस्ट में इसराइल कायम है, लेकिन इसराइल बहुत छोटा मुल्क है। तब यहूदियों का एरिया ये बहुत बड़ा था। ये जब ये एक सुपर पावर के तौर पर दुनिया में रह रहे थे, तो सबसे पहले कौन आया था जिसने इन पर हमला किया, इनको मारा और इनके टॉप के इंटेलेक्चुअल्स को साथ ले गया और बाकियों को यहाँ छोड़ दिया और पूरा शहर इनका तबाह कर दिया, यरूशलेम। वो था जी इराक़ का बादशाह नेबुकदनेज़र। नेबुकदनेज़र आप नेट पर दे सकते हैं, आप इसके बारे में कोई बुक हो तो वो स्टडी कर सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं कि नेबुकदनेज़र कौन था। और इराक़ उस दौर की सुपर पावर थी, सुपर पावर का बादशाह था इराक़ का। मौजूदा इराक़ सेम वही इराक़ है, लेकिन तब इसको बाबल कहते थे। क्या कहते थे? बाबल। जो मौजूदा इराक़ है, सेम यही इराक़ जो मौजूदा आपको दुनिया के नक्शे पर भी नज़र आता है। तो वो आया था, उसने हमला किया था इनके ऊपर और फिर इनका एक दौर चला जब ये कई सालों तक इराक़ में रहे। और एनीवेज़ इसके बाद एक बादशाह का ज़िक्र आता है इनकी अपनी तारीख़ में, और वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि उस बादशाह का ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर भी किया है और उसका नाम है सूरतुल कहफ के अंदर। नाम तो नहीं है, उनका लक़ब है ज़ुल्करनैन। यस, कुरान में अल्लाह ने इसका ज़िक्र यूँ फरमाया है कि ए नबी, ये आपसे ज़ुल्करनैन के बारे में पूछ रहे हैं, यसअलूनका अन ज़ुल्करनैन। अब सवाल है कि अब मैं फिर अपनी बात से हट रहा हूँ जो मेरे सामने इस बुक में लिखी हुई है। सवाल ये है कि यहूदियों का ज़ुल्करनैन में क्या दिलचस्पी थी? उनकी दिलचस्पी यही थी दरअसल, तभी उन्होंने ये सवाल पूछा और तभी अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को जवाब भी दिया कि इस दौरान जब इराक़ का बादशाह नेबुकदनेज़र इनको ले गया था और वो किसी भी सूरत इनको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था, कई सालों के बाद 70 साल जो रिकॉर्ड पर है बताया जाता है 70 साल तक ये वहाँ रहे थे। उसके बाद ज़ुल्करनैन वो शख्सियत हैं जिनको इंग्लिश में दुनिया साइरस के नाम से जानती है, साइरस द ग्रेट। अच्छा, इसको आपने अलेक्जेंडर नहीं समझना। अलेक्जेंडर एक बुक के अंदर हमने देखा था लिखा हुआ, लेकिन ख़ास तौर पर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने भी ये कहा था कि इस बुक के अंदर कुरान की तफसीर थी, एक 1 वॉल्यूम तफसीर थी, उसके अंदर ज़ुल्करनैन का तर्जुमा उसने जो लिखा था उस ट्रांसलेटर ने, वो अलेक्जेंडर द ग्रेट था। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने भी ख़ास तौर पर मेंशन किया कि इस के अंदर ये ज़ुल्करनैन का तर्जुमा सिकंदर आज़म है। ये सिकंदर आज़म नहीं थे, ये साइरस द ग्रेट थे। इसके ऊपर भी आपको सर्च करना चाहिए, नेट पर आपको बहुत कुछ मिल सकता है इसके बारे में। तो वो आए थे, उनकी इराक़ के साथ जंग हुई थी, इराक़ को शिकस्त हुई थी और उन्होंने फिर हमदर्दी के तौर पर, वो एक इंसान दोस्त किस्म के इंसान थे ज़ुल्करनैन, वो इनको ले गए, इनका पूरा शहर आबाद किया, इनको भी आबाद किया। और सबसे बड़ा एहसान जो इन पर किया तो वो ये कि इनकी जो मस्जिद थी, एक कोई आम मस्जिद नहीं थी, इनकी मस्जिद जिसको हैकल कहा जाता है, हैकल सुलेमानी, द टेम्पल ऑफ सोलोमन, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था जिन्नात की मदद से। और आपको मैं एक बात यहाँ ही बताऊँ कि जिस तरह हमारे दिल में एक इज़्ज़त है, एक मकाम है काबा का, काबतुल्लाह, सेम वही इज़्ज़त, वही मकाम यहूदियों के दिल में हैकल का है। तो
ज़ुल्करनैन ने जब इनका हैकल तामीर किया तो ये इनके ऊपर उनका सबसे बड़ा एहसान था। तो खैर यही दिलचस्पी थी उनको ज़ुल्करनैन में, जो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम से यहूदियों ने सवाल भी किया। तो ये एक दौर आता है दरमियान में। इसके बाद ये खुशहाली का दौर आता है जब ये इनको अपने शहर में आबाद करते हैं, इनकी हैकल सलमानी को फिर से रीस्टैब्लिश करते हैं और फिर इनका एक खुशहाली का दौर शुरू हो जाता है। लेकिन इस दौरान इनकी जो बदअमालियाँ हैं, बदअमालियों की जो रग है वो तो इनमें थी ना, तो उसकी वजह से एक और इनके ऊपर जो अल्लाह का गज़ब आया था वो आया था जब रोमन एम्पायर का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल टाइटस, उसने हमला किया था इनके शहर यरूशलेम के ऊपर। तब भी इनको ठीक ठाक मार पड़ी थी। सेम यही यरूशलेम, सेम यही सरज़मीन जो दुनिया के मौजूदा 2022 के मैप के ऊपर भी आपको मिडिल ईस्ट में मिलता है, ये सेम वही सरज़मीन है जहाँ पर वो तब आबाद थे यहूदी। यहाँ टाइटस आया था, ठीक इनको मार पड़ी थी और ठीक ठाक इसने इनकी पूरी हैकल सलेमानी को भी गिराकर ज़मीन पर गिरा दिया था। एक ईंट भी नहीं बची थी सिवाय एक दीवार के, जो अभी भी इसराइल में आपको नज़र आता है। अगर आपने देखा हो और अगर नहीं देखा तो आप नेट पर सर्च कर लें, आपको दीवार मिलती है जहाँ पर आपको अक्सर ऑल द टाइम कोई ना कोई यहूदी वहाँ पर आपको नज़र आएगा और उस दीवार के सामने खड़ा होगा और इबादत कर रहा होगा। और बाय द वे अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है, कम से कम जितनों को मैंने देखा है, बुश हो, ओबामा हो, ट्रंप हो या मौजूदा हो, जो उस दीवार की एक मरतबा ज़ियारत नहीं करता। हर अमेरिकी प्रेसिडेंट करता है, पता नहीं क्या इनके दिमाग में है। तो बात यह है कि ये दूसरी मरतबा था। इसको अल्लाह ताला ने कुरान में भी टच किया है और मुफस्सिरीन के यहाँ भी इसका ज़िक्र होता है जब वो कुरान की तफसीर लिखें। मगर हमारे यहाँ तो तफसीर पढ़ाई नहीं जाती, हमारे यहाँ तो एक तर्जुमा पढ़ाया जाता है और बात ख़त्म हो जाती है। तो इसकी वजह से हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं है हिस्ट्री के बारे में। तो ये है असल में जूइश क्वेश्चन से मुराद। टाइटस के बाद जो ये सारी दुनिया में तितर बितर हुए, ये 2000 साल का अरसा है। 2000 साल के बाद कहीं जाके इसराइल जब कायम हुआ है, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि इनके दिल में उस बंदे का क्या मकाम होगा जिसने इनकी 2000 साल से गुमशुदा यहूदी रियासत को फिर दरियाफ़्त किया। पहली बार नबुकदनेस्सर आया था, दूसरी बार टाइटस आया था, उसके बाद ये 2000 साल तक सारी दुनिया में तितर बितर हो गए। कुछ मदीना आ गए थे। ये मदीना में जो यहूदियों की तारीख़ आपको मिलती है ना, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की लाइफ जब आप स्टडी करें सीरत की कोई किताब, ये यहूदी बेसिकली वहीं से आए थे। और इसके अलावा हिंदुस्तान भी चले गए। हिंदुस्तान आपको मिलता है, इसके अंदर भी कहते हैं यहूदी थे। अमेरिका में तो हैं ही हैं, यूरोप में भी हैं, सारी दुनिया में। दुनिया डेवलप होती गई, ये रहे जहाँ पर भी रहे। और जर्मनी भी गए, और जर्मनी में जो हिटलर ने इनके साथ किया था वो भी आप सबके इल्म में है। तो खैर ये है जूइश क्वेश्चन। अब ये बंदा सोच रहा है कि इसका कोई हल भी है या नहीं, तो इसने पम्फलेट लिखा। सबसे पहले ये मैं आपको बिल्कुल शुरू की तारीख बता रहा हूँ, अभी तो इसराइल कायम भी नहीं हुआ, अभी तो इस बंदे ने काम भी स्टार्ट नहीं किया, अभी तो अपने डेस्क पर बैठ के लिख रहा है। द सब टाइटल रीड्स एन अटेम्प्ट एट अ मॉडर्न सोल्यूशन ऑफ द जूइश क्वेश्चन। द राइटर इज डॉक्टर थियोडोर हेrzl। अब उसके बारे में इस किताब में क्या लिखा है, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में। अ स्ट्राइकिंग लुकिंग मैन ऑफ 35 ईयर्स, above average height, दरमियानी हाइट का, with a black beard and magnetic brown eyes, ये उसकी पर्सनालिटी है। अच्छा जी, अब आगे देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और मैं पर्सनली जितना फ़ैन कायद आज़म का हूँ ना, उतना फ़ैन इसका भी हूँ। हालांकि ये यहूदी है, लेकिन इसने जो काम किया ना, वो शो करता है कितना कमिटेड था, कितना डेडिकेटेड था और कितना प्रैक्टिकल था। ये नारों वाला बंदा नहीं था, इसने करके दिखाया जो करना था इसने, और कुछ अरसे में करके दिखाया। इसको तो 44 ईयर्स की उम्र मिली है। इस अरसे में इसने बुनियाद रख दी, और ऐसी बुनियाद रख कर गया कि फिर इसराइल इसकी अपनी ज़िंदगी में कायम नहीं हुआ, मगर वो कायम होना था, कायम हो गया। डर जुडेन स्टेट के बारे में आगे लिखा है, वॉज पब्लिश इन 1896। 1895 का ये आइडिया था, पम्फलेट लिखा गया, और 1896 में ये प्रिंट भी हो गया। आगे लिखा है, इन द प्रेफेस हेrzl wrote, वी आर अ पीपल, वन पीपल, वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फॉर्म अ स्टेट एंड इंडीड अ मॉडल स्टेट। और वो मॉडल स्टेट इस वक्त फ़लस्तीनियों के साथ क्या कर रही है इसराइल में, वो हमारे सामने। द सॉवरन टेरिटरी कुड बी इन अर्जेंटीना, कि अर्जेंटीना के अंदर भी ये जगह हो सकती है।
that had fertile spaces. اور in Palestine یہ آئیڈیا یہ تھا کہ فلسطین میں ہو سکتی ہے the historic homeland، جس کا میں نے ذکر کیا کہ داؤد و سلیمان علیہ السلام کے دور سے یہ ان کی ہسٹورک ہوم لینڈ تھی، یہاں بھی اس کا ذکر ہے۔ In the later part of the pamphlet, Herzl makes observations on a number of practical questions: organization, immigration, capital, land distribution, constitution, language, laws, army and flag۔ یہ سارے وہ پریکٹیکل سوالات تھے جو اس نے ریس کیے اس پمفلٹ کے اندر کہ اگر ہم نے یہ کام کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے۔ ظاہر بات ہے نعروں سے تو نہیں ہوگا، ہم نے پریکٹیکلی دیکھنا ہے کہ ہمارے سامنے کیا آبسٹیکلز آ رہے ہیں۔ I feel، ہرزل نے لکھا، I feel that with the publication of this pamphlet my task is done۔ یہ ہے جی بیسک انٹروڈکشن۔ اور آخر میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ ہیبرو کو ایز اے نیشنل لینگویج سجیسٹ کیا گیا تھا کہ ہیبرو ہماری تاریخی زبان ہے، ہماری اپنی زبان ہے اور ہمارے ملک کی بھی قومی زبان ہوگی۔ تو یہ ہے بیسک انفارمیشن اباؤٹ ہرٹزل، دا پائنیئر آف اسرائیل، اور اسرائیل کا بانی، اور کس طرح یہ آئیڈیا اس کے دماغ میں آیا، پھر اس نے پمفلٹ لکھا، پھر اس نے ڈسٹریبیوشن سٹارٹ کی، اور ان پریکٹیکل کوسچنس کے اوپر اس نے سب کی توجہ دلائی۔ اور جو اس کا لیٹر پھر اس نے کام کس طرح کیا، آٹومن امپائر کے پاس گیا، ان کے سلطان سے ملا، 2 مرتبہ ملاقات کی، جوش فائنینسیئرس کے پاس گیا، سپورٹ مانگی، یہ ساری ڈیٹیل اس کتاب کے اندر ہے، مگر ویڈیو لینتھی ہو رہی ہے سو میں یہاں پر اس کو ختم کرتا ہوں۔ یہ ویڈیو ہے بیسک آئیڈیا بیہائنڈ دی کریشن آف اسرائیل بائی ڈاکٹر تھیوڈر ہرٹزل۔ تھینک یو۔